हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस वर्कबुक बाय रूथ ए बेयर बुक के बारे में। अंशु के लिए आज का दिन बाकी दिनों से कुछ अलग था। उसे हमेशा से किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन कॉलेज के असाइनमेंट और बाकी कामों में उलझकर वो इस आदत को धीरे धीरे खोता जा रहा था। आज बहुत दिनों बाद उसने अपने लिए एक किताब उठाई थी, द प्रैक्टिसिंग हैप्पीनेस वर्कबुक। ये किताब उसे किसी रैंडम ऑनलाइन सजेशन में मिली थी। टाइटल पढ़कर ही उसे लगा कि ये कुछ अलग है। हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, ये सब सुनने में तो फैंसी लगता था, पर क्या वाकई काम करता था? खैर, उसने सोचा एक बार ट्राई करके देखता हूं। अंशु अपने हॉस्टल रूम में लेटा हुआ था। डिम लाइट में किताब खोली और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, 4 जाल जिनमें फंसकर इंसान खुद को बर्बाद कर लेता है। 1. रूमिनेशन, बार बार वही बातें सोचते रहना। 2. अवॉइडेंस, चीजों से भागना। 3. इमोशन ड्रिवन बिहेवियर, जो महसूस हो रहा है उसी के हिसाब से रिएक्ट करना। 4. सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को ही दोष देते रहना। पहला पैराग्राफ पढ़ते ही अंशु को ऐसा लगा जैसे किताब ने उसे आईना दिखा दिया हो। शिट, ये तो मेरी लाइफ की पूरी कहानी है, वो बुदबुदाया। रूमिनेशन, दिमाग का भंवर। अंशु ने पढ़ना जारी रखा। किताब के मुताबिक रूमिनेशन का मतलब है एक ही बात को बार बार सोचना, खुद से सवाल करना, क्यों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैं टाइम पर एक्शन ले लेता, और इन सवालों के जवाब कभी ना मिलना। वो रुका, उसकी आंखें छत पर टिक गईं। ये तो मैं रोज करता हूं। पुरानी बातें उसके दिमाग में चलने लगीं। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के बाद जब सब अपने करियर को लेकर कॉन्फिडेंट थे, तब वो कंफ्यूज था। कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए था या लिटरेचर? एक गलत फैसला और उसका पूरा फ्यूचर अफेक्ट हो सकता था। यही सोचकर हफ्तों तक टेंशन में रहा था। फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद जब उसने देखा कि बाकी लोग कितने स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हैं, उसे खुद पर शक होने लगा। क्या वो इस जगह बिलोंग भी करता है? और सबसे बड़ा रिग्रेट, जब उसने रिया को प्रपोज करने का सोचा था लेकिन कभी कर नहीं पाया। उसने सो मेनी टाइम्स इमेजिन किया था कि वो रिया के सामने अपने दिल की बात कह रहा है, लेकिन रियलिटी में उसने कुछ किया ही नहीं। तो ये रूमिनेशन है, उसने धीरे से कहा। पास्ट को बार बार रिवाइंड करना और खुद को टॉर्चर देना। किताब के अगले कुछ पन्नों में लिखा था कि माइंडफुलनेस और अवेयरनेस ही इस ट्रैप से बाहर निकलने का तरीका है। जब भी इंसान खुद को ओवरथिंकिंग के जाल में फंसा पाए, उसे कॉन्शियसली अपने अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पर लाना चाहिए। साउंड्स इजी, उसने सोचा, बट टफ एज हेल। अवॉइडेंस, सच से भागना। अंशु ने अगला सेक्शन पढ़ना शुरू किया। अवॉइडेंस यानी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागना। अबे ये तो मेरी दूसरी स्पेशलिटी है, उसने खुद से कहा और हंस दिया। कितनी बार ऐसा हुआ था कि वो किसी सिचुएशन को फेस करने के बजाय उसे अवॉइड कर गया था। जब उसके एक दोस्त ने उससे पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं किए, वो कॉन्फ्रंटेशन से बचने के लिए बस चुप रहा। जब उसके पापा ने उससे पूछा था कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, उसे कोई जवाब नहीं पता था, इसलिए उसने बस ऑकवर्डली टॉपिक चेंज कर दिया। जब उसे पता चला कि उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं, लेकिन उसने उस पर ध्यान देने के बजाय यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गेम्स में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। अवॉइडेंस टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है, किताब यही कह रही थी। अंशु ने गहरी सांस ली। शिट, मुझे बहुत कुछ फिक्स करना है अपनी लाइफ में। इमोशन ड्रिवन बिहेवियर, फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट करना। इस पार्ट में बताया गया था कि इंसान अक्सर अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में आ जाता है और वही करता है जो उस वक्त उसे सही लगता है, भले ही वो उसके लिए अच्छा ना हो। जैसे अगर कोई सैड फील कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अकेला रहना पसंद करेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा, अपने कमरे में बंद रहेगा, जो कि अल्टीमेटली उसे और सैड बनाएगा। तो बेसिकली माई होल लाइफ इज इमोशन ड्रिवन, अंशु ने सोचा। जब भी किसी ने उसे जज किया, उसने सोशलाइजिंग करना बंद कर दिया। जब भी कोई काम मुश्किल लगा, उसने उसे छोड़ दिया, बस इसलिए क्योंकि उसे मोटिवेशन फील नहीं हुआ। जब भी उदासी महसूस हुई तो उसने डिस्ट्रैक्शंस ढूंढी ताकि उसे खुद से बात ना करनी पड़े। किताब के हिसाब से फीलिंग्स आएंगी और जाएंगी,
लेकिन इंसान को उनके हिसाब से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं सैड फील कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस पड़े पड़े डिप्रेस्ड सॉन्ग सुनता रहूं। अंशु को यह लॉजिक सिंपल लगा, पर उसे पता था कि असल जिंदगी में इसे फॉलो करना हार्ड होगा। सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को ही दोषी ठहराना। आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रैप था सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद को हर गलती के लिए दोषी ठहराना, अपनी वैल्यू को कम समझना। भाई ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है मेरी। कभी कुछ भी गलत होता सबसे पहले अंशु खुद को ही ब्लेम करता। ग्रुप प्रोजेक्ट में अच्छा काम नहीं हुआ, शिट मेरी गलती होगी, मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। दोस्त ने किसी और के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दिया, मुझे ही कुछ कमी होगी। क्लास में टीचर ने किसी और को ज्यादा अटेंशन दी, बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ। किताब के मुताबिक सेल्फ क्रिटिसिज्म इंसान की ग्रोथ रोक देता है और उसे एक गिल्ट साइकिल में फंसा देता है। तो अब क्या करूं? अंशु ने सोचा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। किताब ने एक सिंपल एक्सरसाइज बताई थी, जब भी खुद को क्रिटिसाइज करो, सोचो कि अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यही चीज फील कर रहा होता तो तुम उसे क्या कहते? अंशु रुका। अगर कोई दोस्त उससे कहता कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पाता, तो वो क्या कहता? तू पागल है क्या? तूने इतने अच्छे काम किए हैं, बस एक दो फेलियर्स को दिल से मत लगा। ओह, अंशु ने किताब बंद की और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। आज पहली बार उसने अपने माइंड को इस तरह एनालाइज किया था। उसने जाना कि वो रूमिनेशन, अवॉइडेंस, इमोशन ड्रिवन बिहेवियर और सेल्फ क्रिटिसिज्म के कितने गहरे जाल में फंसा हुआ था। पर पहली बार उसे यह भी लगा कि शायद इससे बाहर निकलना पॉसिबल है। शायद मैं भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकता हूं। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात हो चुकी थी, लेकिन चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लेट्स ट्राई, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अंशु किताब को एक बार फिर खोलता है। आज का दिन कुछ अलग था। पहली बार उसे लग रहा था कि वो अपनी ही लाइफ को एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। कल उसने जो पढ़ा था वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो उसकी पूरी जिंदगी का सच थे। साइकोलॉजिकल ट्रैप्स, वो चारों ट्रैप्स जैसे उसकी रग रग में बसे हुए थे। पर अब उसने सोचा, अगर वो जान चुका है कि वो इनमें फंसा हुआ है तो शायद अब वो इससे बाहर भी आ सकता है। उसने किताब के अगले पेज को पलटा। द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। पहला ही लाइन पढ़कर अंशु कुछ देर के लिए रुक गया। माइंडफुलनेस है सोच और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखना। बिना जजमेंट के मतलब अगर मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा हो तो मुझे उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, या फिर खुद को दोषी महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। ये कैसा अजीब कॉन्सेप्ट था। पूरी जिंदगी तो उसने यही सीखा था कि नेगेटिव थॉट्स आए तो या तो उन्हें फोर्सफुली हटाओ या फिर उनसे भागो। लेकिन यहां लिखा था कि उन्हें बस ऑब्जर्व करो, उनके होने को एक्सेप्ट करो। अंशु को याद आया कि जब भी वो सैड या एंग्शियस होता था तो उसके दिमाग में दो रिएक्शंस होते थे, या तो वो ओवरथिंक करने लगता था या फिर किसी डिस्ट्रैक्शन में घुस जाता था। अगर कोई गलती हो गई तो घंटों तक सोचता रहता कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था। और अगर सोचने से ज्यादा अनबेरेबल फील होता तो वो यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू कर देता, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करता रहता या फिर बस सोने की कोशिश करता ताकि फीलिंग्स से बच सके। लेकिन ये दोनों ही रिएक्शंस उसे सिर्फ टेम्पोरेरीली रिलीफ देते थे। प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती थी। किताब के अगले पैराग्राफ में लिखा था कि माइंडफुलनेस का मतलब है अपनी हर थॉट और फीलिंग को बस ऑब्जर्व करना, रिएक्ट किए बिना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे जज करने की बजाय उसे एक आउटसाइडर की तरह देखना। तो मतलब जब भी मुझे लगे कि मेरी लाइफ मैस है, मुझे इसे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अंशु ने खुद से पूछा। किताब के हिसाब से हाँ, फिक्स करने की कोशिश मत करो। बस ध्यान दो कि ये फीलिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें नोटिस करो और उन्हें आने जाने दो, जैसे बादल आसमान में आते हैं और फिर चले जाते हैं। अंशु को यह आइडिया कुछ अजीब और कुछ अनकंफर्टेबल लगा। उसने किताब को बंद किया और कुछ देर तक छत की तरफ देखा। क्या वो इसे अप्लाई कर सकता था? उसने सोचा, चलो ट्राई करते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। सबसे पहले जो थॉट आया वो था,
मुझे नहीं लगता कि मैं माइंडफुलनेस कर सकता हूं। उसने इस थॉट को वहीं रुकने दिया। फिर दूसरा थॉट आया, शायद मैं इसे गलत कर रहा हूं। उसने इसे भी वहीं रहने दिया। फिर कुछ सेकंड बाद उसके दिमाग में कोई रैंडम मेमोरी आ गई जब वो पहली बार कॉलेज में आया था और उसे लगा था कि वो यहां फिट नहीं होता। वो उस थॉट के साथ भी कुछ नहीं कर रहा था, बस देख रहा था कि वो आया और फिर धीरे धीरे फेड होने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि उसका दिमाग कुछ देर के लिए शांत हो गया था, जैसे कोई बैकग्राउंड नॉइज अचानक कम हो गई हो। ये एक्सपीरियंस नया था। ऐसा लग रहा था कि पहली बार उसने अपने थॉट्स से लड़ना बंद कर दिया हो। किताब में लिखा था कि जब हम अपनी थॉट्स को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो हम उन्हें ज्यादा पावर नहीं देते। जब हम किसी नेगेटिव थॉट को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो और भी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन जब हम उसे बस ऑब्जर्व करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना असर खोने लगती है। अंशु को अचानक समझ आया कि वो हमेशा अपनी फीलिंग्स से भागता आया था। जब भी उसे इनसिक्योरिटी होती थी तो वो डिस्ट्रैक्शंस में घुस जाता था। जब भी उसे गिल्ट फील होता था तो वो खुद को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को बस ऑब्जर्व करने की कोशिश नहीं की थी। उसने किताब फिर से खोली और पढ़ना जारी रखा। माइंडफुलनेस हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है। एक्सेप्टेंस, ये शब्द उसे हमेशा बहुत भारी लगा था। एक्सेप्ट कर लेना कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सेप्ट कर लेना कि हम परफेक्ट नहीं हैं। एक्सेप्ट कर लेना कि हर समय खुश रहना पॉसिबल नहीं है। अंशु को वो रात याद आई जब उसने रिया के बारे में सोचना शुरू किया था। उसने कभी उसे प्रपोज नहीं किया और अब वो किसी और के साथ थी। वो रिग्रेट उसके अंदर इतनी गहराई से बैठ गया था कि जब भी वो उस बारे में सोचता उसे गुस्सा और गिल्ट दोनों महसूस होते थे। क्या वो इस रिग्रेट को भी एक्सेप्ट कर सकता था? उसने अपनी आंखें बंद की और इमेजिन किया, हाँ, मैंने कभी रिया से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की। हाँ, अब वो किसी और के साथ है और हाँ, मुझे इस बारे में दुख होता है। वो इन थॉट्स से लड़ने की बजाय बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को देख रहा हो। और कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि वो जितना सोचता था ये फीलिंग्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी। किताब ने सही कहा था, जब हम अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तब वो हमें कंट्रोल करने लगती हैं, लेकिन जब हम उन्हें फेस करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। अंशु ने एक लंबी सांस ली। उसने किताब को एक तरफ रखा और अपने फोन को देखा। अचानक उसका ध्यान गया कि वो पिछले 1 घंटे से बिना कोई नोटिफिकेशन चेक किए बैठा था। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न कोई सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी बात, उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। क्या ये माइंडफुलनेस का असर था? उसने सोचा कि अगर उसने ये प्रैक्टिस रोज करना शुरू कर दिया तो क्या उसकी लाइफ बदल सकती है। अगर उसने अपनी हर थॉट को जज करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो क्या वो उन साइकोलॉजिकल ट्रैप से बच सकता है? अभी उसके पास सारे आंसर्स नहीं थे, लेकिन एक चीज क्लियर थी, उसने पहली बार अपने माइंड को समझना शुरू किया था। शायद ये जर्नी आसान नहीं होगी, शायद उसे कई बार लगेगा कि वो सही नहीं कर रहा, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इसे ट्राई करेगा। उसने किताब को फिर से उठाया और अगले पेज पर पहुंचा। अंशु ने किताब को दोबारा खोला। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार इसे पढ़ रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदल रहा है। पहले जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती तो वो या तो उसे फोर्सफुली हटाने की कोशिश करता या फिर उसे लेकर खुद को कोसता, लेकिन अब उसने माइंडफुली ऑब्जर्व करना सीख लिया था। वो अपने इमोशन से लड़ने के बजाय उन्हें बस नोटिस कर रहा था, बिना जजमेंट के। आज उसने जो नया लेसन पढ़ना शुरू किया वो एक्सेप्टेंस के बारे में था। किताब में लिखा था कि जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमें कंट्रोल करना बंद कर देती हैं। जितना ज्यादा हम किसी थॉट या इमोशन को दबाने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाती है। अंशु को इंस्टेंटली अपनी कई पुरानी यादें याद आ गईं। कितनी बार ऐसा हुआ था कि उसने खुद को गिल्ट में डुबो दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया था। जब 12वीं के एग्जाम्स के बाद उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे तो वो हफ्तों तक इस गिल्ट में जीता रहा कि काश मैंने और मेहनत की होती। लेकिन अब जब वो पीछे देखता था तो उसे लगता था कि वो मोमेंट्री फेलियर इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उस वक्त उसने उसे इतनी इंपॉर्टेंस दी कि वो बस रिग्रेट के चक्र में फंस कर रह गया। उसने किताब में आगे पढ़ा कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हम हार मान लें या अपने इमोशन से परेशान ना हो। इसका मतलब सिर्फ ये है
कि हम अपनी फीलिंग्स को फुली एक्सपीरियंस करें, बिना उन्हें दबाने या बदलने की कोशिश की। जब भी कोई पेनफुल थॉट या इमोशन आए, उसे रिजेक्ट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करें और अलाउ करें कि वो वहाँ हो। अंशु ने खुद को चैलेंज दिया कि वो इस कॉन्सेप्ट को अपने ऊपर अप्लाई करेगा। उसने आंखें बंद की और अपनी अभी की फीलिंग्स को नोटिस करना शुरू किया। उसे हल्का सा स्ट्रेस महसूस हो रहा था क्योंकि कल उसके कॉलेज में एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी और उसे लग रहा था कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पहले होता तो वो इस एंग्जाइटी से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगता, शायद यूट्यूब पर कोई रैंडम वीडियो देखता या फिर अपने फ़ोन पर रील्स स्क्रॉल करता। लेकिन आज उसने खुद से कहा, चलो देखते हैं कि ये स्ट्रेस कैसा फील होता है। उसने उस घबराहट को नोटिस किया। उसके पेट में हल्की सी टाइटनिंग हो रही थी, दिल कुछ तेज धड़क रहा था और एक थॉट बार बार आ रहा था कि क्या होगा अगर मैं प्रेजेंटेशन में कुछ गलत बोल दूं। उसने इस थॉट को रेजिस्ट नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया कि ये थॉट वहां था। फिर उसने अपनी बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान दिया। स्ट्रेस की वजह से उसकी ब्रीदिंग कुछ तेज थी। उसने इसे भी बस नोटिस किया। फिर कुछ मिनटों बाद उसे महसूस हुआ कि वो इमोशन अपने आप कुछ हल्का हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो कंप्लीटली गायब हो गया था, लेकिन उसका इंटेंसिटी पहले जितना स्ट्रांग नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। तो एक्सेप्टेंस ऐसा फील होता है। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने ही माइंड के खिलाफ लड़ना बंद कर चुका था। उसने रेजिस्टेंस छोड़ दिया था और इसी वजह से स्ट्रेस उतना ओवरपावरिंग नहीं लग रहा था जितना पहले लगता था। किताब में आगे लिखा था कि एक्सेप्टेंस सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के लिए ही नहीं, बल्कि रिग्रेट्स और पास्ट मिस्टेक्स के लिए भी ज़रूरी है। जब हम अपनी किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हम बार बार उसके बारे में सोचते रहते हैं और गिल्ट में डूबे रहते हैं। लेकिन जब हम इसे एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हाँ, मैंने गलती की थी लेकिन अब मैं इसे बदल नहीं सकता, तब हम अपने गिल्ट के जाल से बाहर निकल सकते हैं। अंशु को रिया की याद आ गई। वो रिग्रेट अब भी उसके दिल में कहीं दबा हुआ था। उसने कभी रिया को अपने फीलिंग्स नहीं बताए थे और अब वो किसी और के साथ थी। हर बार जब वो इस बारे में सोचता तो उसे एक अजीब सी कसक महसूस होती थी। वो खुद को कोसता कि उसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस क्यों नहीं की। लेकिन क्या ये गिल्ट उसे किसी भी तरह हेल्प कर रहा था? उसने फिर से आंखें बंद की और खुद से कहा, हाँ, मैंने उसे नहीं बताया। हाँ, अब वो किसी और के साथ है। हाँ, मुझे इस बारे में दुख होता है, लेकिन ये सब मेरी रियलिटी है और मैं इसे बदल नहीं सकता। उसने इस फीलिंग को रेजिस्ट नहीं किया, बस उसे ऑब्जर्व किया, बिना उसे हटाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो रिग्रेट उतना भारी नहीं लग रहा था। वो अभी भी था, लेकिन अब वो उस पर हावी नहीं हो रहा था। अंशु ने किताब के अगले पेज को पलटा। वहां लिखा था कि जब हम एक्सेप्टेंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुद को अननेसेसरी सफरिंग से बचाते हैं। इमोशंस नेचुरली आते हैं और चले जाते हैं, जैसे वेव्स समुद्र में उठती और गिरती हैं। जब हम उनसे लड़ते हैं तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। शायद यही असली फ्रीडम है, अंशु ने सोचा। अपनी ही इमोशंस को फुली फील करना, बिना उनसे डरने या भागने की ज़रूरत पड़े। उसने किताब को बंद किया और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया। उसकी सांसें अब पहले से ज़्यादा स्टेडी थीं। उसे लगा जैसे उसके दिमाग का भार कुछ हल्का हो गया हो। वो एक्सेप्टेंस को अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले चुका था। शायद ये आसान नहीं होगा, शायद कई बार वो फिर से अपने पुराने पैटर्न्स में फंस जाएगा, लेकिन अब कम से कम उसे ये समझ आ चुका था कि एस्केप करने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे अपनी हर फीलिंग को पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा ताकि वो उसे कंट्रोल करना बंद कर सके। अंशु अपनी हॉस्टल की खिड़की के पास बैठा था। किताब उसकी गोद में थी, लेकिन उसकी नज़रें बाहर कहीं दूर टिकी थीं। उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ पढ़ा था वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक नई समझ थी, एक नई दिशा। उसने माइंडफुलनेस को कुछ कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था, एक्सेप्टेंस की ताकत को समझना शुरू कर दिया था। लेकिन आज जो चैप्टर उसने खोला वो किसी और ही चीज़ के बारे में था, सेल्फ कंपैशन। किताब कह रही थी कि खुद के प्रति दयालु होना ज़रूरी है। इंसान को जितनी तकलीफ बाहर की दुनिया से नहीं मिलती, उससे कहीं ज़्यादा वो खुद को देता है। और अंशु जानता था कि यह सच था। वो हमेशा से
अपने सबसे बड़े आलोचक की भूमिका निभाता आया था। जब भी कोई गलती होती सबसे पहले वो खुद को दोष देता। जब भी कुछ अच्छा नहीं होता वो अपने आप को ताना मारता, तू कुछ नहीं कर सकता, तू औरों जैसा स्मार्ट नहीं है, तू हमेशा गलत डिसीजंस लेता है। उसने गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या मैं अपने किसी दोस्त से ऐसे बात करता? अगर कोई दोस्त आकर कहता कि वो खुद को किसी गलती के लिए कोस रहा है, तो अंशु उसे यही कहता कि यार कोई बात नहीं, सब गलतियां करते हैं। अगर कोई दोस्त कहता कि उसे लगता है कि वो किसी चीज के लिए अच्छा नहीं है, तो अंशु उसे समझाता कि ये सिर्फ उसका दिमाग उसे बेवजह परेशान कर रहा है। लेकिन जब बात खुद की आती थी तो वो अपने लिए इतनी सख्त भाषा क्यों इस्तेमाल करता था? किताब के अगले पैराग्राफ में लिखा था कि सेल्फ क्रिटिसिज्म सिर्फ इंसान को और ज्यादा कमजोर और डरा हुआ बना देता है। जब हम बार बार खुद को कोसते हैं, खुद को जज करते हैं, तो हमारी खुद की नजरों में हमारी वैल्यू गिरने लगती है। और जब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता तो कोई और हम पर भरोसा क्यों करेगा? अंशु को अपनी कई पुरानी बातें याद आईं। जब स्कूल में उसने मैथ का एक टेस्ट खराब किया था तो उसने खुद से कह दिया था कि तू हमेशा से ही वीक रहा है मैथ में, तू कभी अच्छा नहीं कर सकता। जब उसने क्रिकेट टीम के लिए ट्राई किया था और सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने अपने आप को ये बिलीव करा लिया था कि तू स्पोर्ट्स में कभी अच्छा नहीं हो सकता। और सबसे बुरा रिया के मामले में भी उसने यही किया था। उसने खुद को हमेशा यही कहा कि तू उसके लिए अच्छा नहीं था, इसलिए तूने उसे कभी बताया ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? किताब के मुताबिक सेल्फ क्रिटिसिज्म को रिप्लेस करने का तरीका था सेल्फ कंपैशन। अपने आप से वैसे ही पेश आना जैसे हम अपने किसी अच्छे दोस्त से आते हैं, दया के साथ, समझदारी के साथ और बिना हार्श जजमेंट के। अंशु ने किताब बंद कर दी और खुद से एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने आंखें बंद की और अपने माइंड में वही पुरानी सिचुएशंस दोहराई, मैथ का टेस्ट, क्रिकेट का सिलेक्शन, रिया का रिग्रेट। लेकिन इस बार उसने खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय खुद से वैसा ही बात करने की कोशिश की जैसे वो किसी दोस्त से करता। कोई बात नहीं, मैथ का एक टेस्ट खराब हुआ, लेकिन तूने बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा किया था और तूने अगले टेस्ट में इंप्रूवमेंट भी किया था। स्पोर्ट्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू फिजिकली वीक है। तूने कम से कम कोशिश तो की और यही सबसे बड़ी बात थी। रिया, शायद तूने उसे नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कावर्ड था। उस वक्त तू बस रेडी नहीं था और ये नॉर्मल है। उसने महसूस किया कि जब वो अपने आप से इस तरह बात कर रहा था तो गिल्ट और रिग्रेट का वेट अचानक कुछ हल्का लगने लगा। किताब में आगे लिखा था कि ट्रीट योर सेल्फ विथ क्यूरियोसिटी नॉट जजमेंट। जब भी कोई गलती हो, खुद से ये मत कहो कि तू कितना बेवकूफ है, बल्कि खुद से ये पूछो, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, इसमें मुझे क्या सीखने को मिला। अंशु को यह कॉन्सेप्ट अजीब लगा, लेकिन इंट्रीगिंग भी। उसने फिर से अपनी पुरानी मिस्टेक्स को याद किया, लेकिन इस बार खुद को कोसने की बजाय वो सोचने लगा कि उसने उन गलतियों से क्या सीखा। मैथ के टेस्ट से उसने सीखा कि बिना प्रिपरेशन के कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्रिकेट टीम के रिजेक्शन से उसने सीखा कि हर बार जीतना जरूरी नहीं, कोशिश करना भी बड़ी बात होती है। रिया की बात से उसने सीखा कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी है, चाहे आउटकम कुछ भी हो। ये सोचने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी गलतियां अब मिस्टेक्स की तरह नहीं, बल्कि लेसन्स की तरह लग रही थी। किताब ने सही कहा था, जब हम खुद को क्रिटिसाइज करना छोड़ देते हैं और क्यूरियोसिटी के साथ अपनी गलतियों को देखते हैं, तो वो हमें परेशान करने की बजाय हमें और ग्रो करने में मदद करती हैं। अंशु को याद आया कि जब वो छोटा था और साइकिल चलाना सीख रहा था, तब कितनी बार गिरा था, लेकिन तब किसी ने उसे ये नहीं कहा था कि तू कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। सबने उसे एनकरेज किया था, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर। और आखिर में उसने साइकिल चलाना सीख ही लिया था। अगर वो तब खुद को हार मानने नहीं देता तो अब क्यों दे। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से सॉफ्टली कहा, इट्स ओके, मैं परफेक्ट नहीं हूं और मुझे परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। उसने महसूस किया कि ये शब्द उसे अंदर से मजबूत कर रहे थे। एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शायद पहली बार वो खुद के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के साथ था। उसने किताब को फिर से खोला और आखिरी पैराग्राफ पढ़ा, आपको दूसरों के साथ दी जाने वाली दया के हकदार हैं। उसने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
और वो बस एक ही चीज सोच रहा था, शायद मैं भी खुद से प्यार करना सीख सकता हूं। अंशु अपनी हॉस्टल की खिड़की के पास बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसके हाथ में वही किताब थी जो अब उसे सिर्फ एक पढ़ाई का जरिया नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को समझने का तरीका लगने लगी थी। उसने पिछले कुछ दिनों में जो सीखा था, उसने उसकी सोच को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। पहले जब भी कोई दिक्कत आती, वो या तो खुद को कोसने लगता या फिर उससे भागने की कोशिश करता। अब उसने एक्सेप्टेंस और सेल्फ कंपैशन को कुछ कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था। लेकिन किताब कह रही थी कि माइंडफुलनेस को सिर्फ समझना काफी नहीं है, उसे जीना होता है। उसने अगला पेज पलटा जहां माइंडफुल एक्टिविटीज के बारे में लिखा था। किताब में कहा गया था कि माइंडफुलनेस सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे हर रोज प्रैक्टिस करना होता है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को शांत और स्टेबल रखने के लिए माइंडफुलनेस को एक्टिवली प्रैक्टिस करना होता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका था माइंडफुल एक्टिविटीज। अंशु को यह कॉन्सेप्ट दिलचस्प लगा। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में कुछ एक्सरसाइजेस दी गई थीं जो इंसान को अपने प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करने में मदद कर सकती थी। माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल वॉकिंग, हर छोटी छोटी चीज को पूरी अवेयरनेस के साथ करना। उसे याद आया कि उसकी माँ अक्सर कहती थी, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। तब उसे लगता था कि माँ बस डांट रही हैं, लेकिन शायद उनका कहने का मतलब यही था, हर चीज को पूरी अवेयरनेस के साथ करना। उसने सबसे पहले माइंडफुल ब्रीदिंग ट्राई करने का सोचा। वो अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया, आंखें बंद की और बस अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी सांस अंदर जा रही थी, फिर बाहर आ रही थी। पहले तो उसका ध्यान बार बार इधर उधर भागने लगा, कल की प्रेजेंटेशन, अगले हफ्ते का टेस्ट, दोस्तों के मैसेज। बट उसने धीरे धीरे अपने माइंड को वापस अपनी सांसों पर लाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब सा काल्मनेस आ रहा था। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग से सारे विचार गायब हो गए थे, लेकिन अब वो उन पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे बादल आसमान में तैरते रहते हैं। उसने किताब को फिर से खोला और अगली एक्टिविटी पढ़ी, माइंडफुल ईटिंग। इसमें लिखा था कि जब भी कुछ खाओ तो उसे पूरी तरह महसूस करो, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उसका टेक्सचर। अंशु को यह कुछ अजीब लगा। वो हमेशा जल्दी जल्दी खाना खा लेता था, अक्सर फोन देखते हुए या किसी से बात करते हुए। लेकिन आज उसने सोचा कि इसे ट्राई किया जाए। वो कैंटीन गया, अपने लिए एक प्लेट मैगी ली और एक कोने में बैठ गया। उसने पहला निवाला उठाया और ध्यान दिया कि वो कैसा दिखता है, हल्का पीला, हल्का मसालेदार। फिर उसने उसे धीरे से मुंह में रखा और बिना जल्दी किए चबाने लगा। उसे पहली बार लगा कि वो सच में इस मैगी का स्वाद ले रहा था। हल्का तीखापन, हल्का नमकीनपन और वो फेमिलियर स्वाद जो उसे बचपन से पसंद था। उसने गौर किया कि जब वो इस तरह ध्यान देकर खा रहा था तो उसे ज्यादा संतुष्टि महसूस हो रही थी। पहले तो वो मैगी को बस जल्दी जल्दी खा जाता था, लेकिन आज उसने हर बाइट को महसूस किया। उसने सोचा, शायद अगर मैं बाकी चीजों के साथ भी ऐसा करूं तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ही अलग हो सकता है। तीसरी एक्टिविटी थी माइंडफुल वॉकिंग। किताब में लिखा था कि जब भी चलो तो बस चलने पर ध्यान दो, अपने पैरों की हर एक हलचल को महसूस करो, जमीन के साथ कनेक्शन को महसूस करो। अंशु ने हॉस्टल के गेट के बाहर निकलकर धीरे धीरे चलना शुरू किया। उसने अपनी चाल को महसूस किया, एक कदम फिर दूसरा। उसने नोटिस किया कि जब उसका पैर जमीन को छूता है तो हल्का दबाव महसूस होता है। जब वो उठता है तो एक हल्की 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 हवा उसके पैरों को छूती है। उसने कभी इस तरह चलने के बारे में सोचा ही नहीं था। उसके लिए चलना हमेशा एक जरिया था कहीं पहुंचने का, लेकिन आज वो सिर्फ चल रहा था, बिना किसी डेस्टिनेशन के। और अजीब बात थी, ये उसे सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक रियलाइजेशन आई, हम जिंदगी में भी ऐसा ही करते हैं, हमेशा किसी गोल तक पहुंचने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन रास्ते का अनुभव करना भूल जाते हैं। उसे याद आया कि जब उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब उसका सिर्फ एक ही गोल था, किसी तरह अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन इस कोशिश में वो रोज के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को मिस कर रहा था। दोस्त, नई बातें सीखना,
खुद को एक्सप्लोर करना, वो बस इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ फ्यूचर पर था। लेकिन शायद असली जिंदगी इसी में थी, हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जीने में। उसने अपनी वॉक खत्म की और हॉस्टल वापस आ गया। अब उसने एक और चीज़ ट्राई करने का सोचा, माइंडफुल लिसनिंग। किताब में लिखा था कि जब भी किसी से बात करो तो पूरी तरह उनकी बात सुनो, न सिर्फ शब्दों को बल्कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके हाव भाव को भी ऑब्जर्व करो। उसी वक्त उसका दोस्त विशाल उसके कमरे में आया और कहने लगा, भाई कल के टेस्ट की टेंशन हो रही है, लगता है फेल हो जाऊंगा। पहले होता तो अंशु कैजुअली कहता, अरे यार कुछ नहीं होगा, चिल कर। लेकिन आज उसने पूरी अवेयरनेस के साथ सुना। विशाल की आवाज में हल्का सा डर था, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी हुई थीं। अंशु ने बस उसे ध्यान से देखा और कहा, तुझे लग रहा है कि तू अच्छे से तैयार नहीं है? विशाल कुछ रुका, फिर बोला, हाँ यार, मुझे लगता है कि मैं प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाया। अंशु ने महसूस किया कि इस बार बातचीत अलग थी। वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुन रहा था, बल्कि सच में समझने की कोशिश कर रहा था। तो अभी सबसे अच्छा क्या कर सकता है? उसने पूछा। विशाल कुछ सोचने लगा। शायद अभी कुछ देर बैठकर मेन टॉपिक्स रिवाइज कर सकता हूं। साउंड्स लाइक अ गुड प्लान, अंशु ने मुस्कुराकर कहा। विशाल ने उसे देखा और हल्का सा हंसा। भाई तू आज बड़ा समझदार लग रहा है। अंशु भी मुस्कुराया। शायद ये माइंडफुल लिसनिंग का असर था। उसने किताब को फिर से उठाया और सोचा कि क्या उसने सच में माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। शायद हाँ, और शायद ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अंशु को अब ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं लग रही थी, ये जैसे उसकी खुद की जिंदगी का आईना बन चुकी थी। उसने धीरे धीरे एक्सेप्टेंस, सेल्फ कंपैशन और माइंडफुलनेस को समझना शुरू कर दिया था। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब कोई सीखी हुई चीजों को अपनी जिंदगी में जीना शुरू करता है, और अंशु को अब यही करना था। उसने अगले कुछ हफ्तों तक अपनी माइंडफुल एक्टिविटीज को जारी रखा। वो हर रोज कुछ मिनटों के लिए बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करता। पहले उसे लगता था कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि जब वो ऐसा करता है तो उसके अंदर एक अजीब सा शांति का एहसास आता है। उसके दिमाग की वो बैकग्राउंड नॉइज जो हमेशा उसे परेशान करती थी, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। खाने के दौरान भी उसने ध्यान देना शुरू कर दिया। वो अब बस खाना खत्म करने के लिए नहीं खाता था, बल्कि हर बाइट का स्वाद महसूस करता था। और सबसे अजीब बात, जब उसने माइंडफुल ईटिंग को अपनाया तो उसने देखा कि अब वो पहले से कम क्वांटिटी में खाकर भी संतुष्ट महसूस करता था। शायद इसलिए क्योंकि अब उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी कॉन्वर्सेशंस में आया। पहले जब कोई दोस्त अपनी परेशानी बताता तो वो या तो जल्दी जल्दी उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करता या फिर खुद ही सोचने लगता कि वो क्या जवाब देगा। अब उसने सिर्फ सुनना सीखा था, और उसने देखा कि जब लोग सच में सुने जाते हैं तो उन्हें सॉल्यूशंस खुद ही मिलने लगते हैं। एक दिन विशाल फिर से उसके कमरे में आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अजीब सा डर था। भाई लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, विशाल ने धीरे से कहा। पहले होता तो अंशु बस उसे कह देता, अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज उसने पहले की तरह बस ध्यान से सुना। विशाल की आवाज में हल्की घबराहट थी। उसके हाथ बार बार बालों में जा रहे थे। तुझे क्यों लग रहा है कि तू फेल होगा? अंशु ने धीरे से पूछा। विशाल कुछ रुका। यार कल का पेपर बहुत टफ था, मुझे तो लगता है कि मेरे बहुत गलत हो गए। अंशु ने उसकी बात को महसूस किया, ना कि सिर्फ सुना। और अगर फेल हो भी गया तो? विशाल चौंक गया। शायद उसने सोचा था कि अंशु उसे बस तसल्ली देगा, लेकिन यह सवाल कुछ अलग था। मतलब सबसे बुरा क्या होगा? विशाल कुछ देर तक सोचता रहा। शायद मुझे रीअपीयर देना पड़ेगा। और वो पॉसिबल है? हाँ है। विशाल के चेहरे पर अब भी चिंता थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी कुछ मिनट पहले थी। अंशु ने देखा कि जब कोई अपनी सबसे बड़ी डर को फेस कर लेता है तो वो डर उतना बड़ा नहीं लगता। उस रात जब अंशु अपनी डायरी लिखने बैठा तो उसने एक रियलाइजेशन को लिखा। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे छोटे छोटे पलों को मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में। लेकिन जब हम बस इस पल में जीना शुरू करते हैं तो चीज़ें अपने आप आसान लगने लगती हैं।
किताब अब खत्म होने वाली थी, लेकिन अंशु को एहसास हुआ कि असली कहानी अब शुरू हो रही थी। माइंडफुलनेस कोई एक बार सीख लेने वाली चीज नहीं थी, ये हर दिन प्रैक्टिस करने वाली चीज थी। उसने खुद से एक वादा किया, अब वो अपनी जिंदगी को बस देखने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह जीने के लिए तैयार था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।